दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किशन 14 वर्ष का है और उसकी माँ का देहांत हो चुका है और सभी रिश्तेदारों के कहने पर वो अपनी सौतेली बहन कादम्बिनी के घर रहने आया, जहाँ उन्हें सिर्फ जिल्लत और अपमान सहना पड़ रहा है। अब आगे। दोनों भाइयों ने पैतृक सामान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मंझले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है तो उसकी स्थिति भी अच्छी, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं है। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मंझली बहू हेमांगिनी शहर की रहने वाली लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती, इसलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जिठानी कलह करके अलग अलग हो गई थी। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए हैं और मिटा भी गए हैं, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए भी कभी नहीं मिटा। इसका कारण एकमात्र जेठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता, लेकिन मंझली बहू इतनी पक्की नहीं है। वह इस ढंग से सोच भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़े का आरंभ मंझली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है। और फिर एक दिन धीरे से पास आ बैठती है। अंत में हाथ पर जोड़कर रो धोकर क्षमा याचना करके जिठानी को अपने घर पकड़ कर ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए हैं। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे हेमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़े में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की ज़रूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़े को साफ करने की। और किशन वही कर रहा था। हेमांगिनी देखते ही समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न करके उसने पूछा, जी यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले कि वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जेठानी को टाल मटोल करते देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जीजी। क्या तुम्हारे मैके का ही कोई है? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ कृष्णा, अपनी मंझली बहन को प्रणाम तो करा। राम राम, कितना असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करना होता है। क्या यह भी तेरी अभागिनी माँ सिखाकर नहीं मरी? किशन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़कर बोली, अरे पागल और बहरा है? किसे प्रणाम करने को कहा और किसे प्रणाम करने लगा? असल में जब से किशन यहाँ आया है तभी से निरंतर होती तिरस्कार और अपमान की चोटी से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है। उस फटकार से परेशान और हित बुद्धि सा होकर ज्यों ही उसने हेमांगिनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस बस, रहने दो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी ही ना हो कि इस देश में कोई इस तरह से भी बातें कह सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हेमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपका लिया और उसका थकान तथा पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए
जेठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं, किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया। कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मंझली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर के 10-20 नौकर चाकर रख सकूँ। हमारे गृहस्थों के घर। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी अपने घर की ओर मुंह करके लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, शिब्बू को तो यहाँ भेज दो बेटी, जरा आकर जेठानी के और पांचू के मैले कपड़े ताल में धो कर लाए और सुखा दे। के बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पांचू गोपाल दोनों ही मेरे यहाँ खाएंगे। पांचू के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बिनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हेमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उसने इस जून का खर्च भी बचा दिया था। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ नहीं था, इसलिए गाय दूध देते समय अगर लात मारती है तो वह उसे भी सहन कर लेती है। दोस्तों, मंझली दीदी का भाग 2 यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए भाग 3 देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। धन्यवाद।